अब इसके नीचे आता है आपका सेक्टर। अब जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं उस पर कुछ फैक्टर्स लग सकते हैं, जैसे कि पेंट सेक्टर। पेंट सेक्टर एफएमसीजी में ही आ जाता है और इसकी रॉ मटेरियल क्या है? क्रूड ऑयल, है ना। अब क्रूड ऑयल के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं तो आपकी ओपीएम कम हो जाएगी, तो आपके नेट प्रॉफिट्स कम होंगे। तो इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं कि भाई जो ये मेरा सेक्टर है ये क्रूड ऑयल के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कंपनी सेल्स तो लेके आएगी, वो तो मेहनत करती ही है, लेकिन क्रूड ऑयल बढ़ गया तो फालतू में अपना प्रॉफिट कम हो जाता है ना। सिमिलरली टायर्स के लिए सिंथेटिक रबर और नेचुरल रबर, ये दोनों उसके रॉ मटेरियल है। अब आप स्टील सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि भाई चाइना इंडिया में माल डंप कर रहा है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो हर एक सेक्टर के एक फैक्टर है और वो फैक्टर बेसिकली रॉ मटेरियल साइड ज़्यादा होता है। और कुछ कंपनीज है जिनकी डिमांड साइड होता है, जैसे इंजीनियरिंग कंपनीज। जब आप कोई भी इंजीनियरिंग कंपनी पे काम करेंगे, खासकर सर्विस रिलेटेड, जैसे L&T है, ये बेसिकली प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, है ना, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं गवर्नमेंट के साथ। तो ये काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बड़ी बड़ी। तो इनके पास कितना ऑर्डर है ये आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर बुक। तो आपके पास काम है कि नहीं है? तो हाँ जी है, तो चलो आपके स्टॉक में हम लोग थोड़ा उसको वैल्यूएशन देंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ऑर्डर कब आने वाला है ये आपको भी नहीं पता। नया ऑर्डर जब आया तो वो तो जब सेबी को रिपोर्ट किया जाता है तब उस पर आम आदमी रिएक्ट करता है ना, लेकिन वो तो बहुत ऊपर के लेवल पे पता चल गया होगा लोगों को। तो इसलिए इंजीनियरिंग कंपनी से थोड़ा दूर बच के रहना। और फिर आती है PSU कैटेगरीज, कोल इंडिया, BHEL, NTPC। PSU में बहुत सारे, अपार्ट फ्रॉम फ्यू, मोटा मोटा PSU में आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, खासकर ये ऑयल कंपनीज में, BPCL, IOCL, ये सब है बहुत बड़ी कंपनीज, लेकिन इनके पास कोई कंट्रोल ही नहीं है, ना प्राइस अपने प्रोडक्ट का, ना रॉ मटेरियल का। ये बेचारे अधर में ही बैठे रहते हैं। हाँ, सिर्फ डिविडेंड देंगे, अच्छा, बट बात ये हो रही है कि आप अनुमान ही नहीं लगा पाएंगे ना कि ये प्राइस कहाँ जाने वाला है, क्योंकि देखो प्रॉफिट के आते पते नहीं है, क्योंकि आप ना पेट्रोल डीजल के भाव खुद कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है, और ना आप क्रूड ऑयल को कंट्रोल करते हो। तो ये जो डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम कंपनीज होती है, यानी कि जैसे अपनी IOCL, BPCL, HPCL, इनका प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों तरफ से फंस जाते हैं। जो कंपनीज ऑयल निकाल रही है, अपस्ट्रीम कंपनीज, तो उनके लिए ऑयल महंगा होना बढ़िया हो जाता है। और प्रॉब्लम ये हमारे यहाँ है कौन? इजंट इट? क्योंकि हम तो तेल ले रहे हैं ना, उसके बाद रिफाइन करके आगे बेच रहे हैं, तो हम फंसेंगे ही फंसेंगे। सो सेक्टर के हिसाब से फैक्टर्स चेंज होते हैं। फार्मा सेक्टर में एक फैक्टर होता है US FDA का, ये मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्लास में, ये बैच में हुआ है नहीं? तो फार्मा सेक्टर बेसिकली क्या है, दवाई बनाने वाली सेक्टर है। तो दवाई बनती है इंडिया में, ये जाती है US और यूरोपियन मार्केट में, और यहाँ पे दवाई बड़े महंगे लेवल पे बेची जाती है, क्योंकि US यूरोप में मैक्सिमम जो उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और बहुत ही लैविशली इनको सपोर्ट करते हैं। नेचुरली टैक्स बड़ा है वहाँ पे, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर ये फैसिलिटी आ जाती है। तो ये जो दाम है दवाइयों के, ये आप समझिए एक लॉबी कंट्रोल करती है, और इसका बिल कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। तो अब ये है तो नेचुरली एक बहुत ही बिजनेस है ना, बहुत बड़े लेवल का। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ट्रम्प साहब आए थे, जब वो इलेक्शन लड़ ही रहे थे, तो उन्होंने पहले ही बोला था कि ये जो दवाइयाँ बड़ी महंगी महंगी US में आ रही है, इसको हम लोग कम करेंगे, तो लेट अस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ऐसा बोला था ना उन्होंने। तो इस चक्कर में क्या हुआ, आप देखना इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने जब अपनी मैनिफेस्टो देते हैं हर चीज़ की, तो उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि भाई हम दवाई के प्राइस कम करेंगे। तो वैसे भी फार्मा सेक्टर थोड़ा सा कच्चा पक्का था उस समय, वो अधर में ही था, और भाई साहब ये आ गए और इन्होंने फिर रोक लगानी चालू करी दवाइयों पे। अब रोक कैसे लगाते हैं, तो डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते मत बेचो, तो इनकी एक एजेंसी है जिसका नाम है US FDA, वो आके इंडिया में इंस्पेक्ट करती है प्लांट्स को, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को, जैसे लुपिन है अपना नागपुर में, वैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं अलग अलग, मध्य प्रदेश में है, गोवा में है, अलग अलग जगह पे, साउथ में है। तो ये क्या करते हैं, ये इनके प्लांट में इंस्पेक्शन करेंगे और इंस्पेक्शन के दौरान इनके ऑब्जर्वेशंस आएंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर कहीं पानी लीकेज हो रहा है और आपके फ्लोर पे उसकी सीपेज है, तो ये एक फार्मा कंपनी के लिए बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी को इम्पैक्ट कर देगा एनवायरनमेंट। तो कहीं से भी कुछ भी टूटा फूटा है, कहीं से भी कुछ एक अडल्ट्रेशन होने के चांसेस है, ये बहुत बड़ा मैटर है ना। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इंडियन दवाइयों में रबर के ट्रेसेस भी पाए गए यूएस में, रबर के ट्रेसेस। और वहां पे क्या होता है, लॉ सूट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो सीधा कंपनी के ऊपर एक केस कर देते हैं, है ना, डैमेजेस का। तो ये यूएस एफडीए की एजेंसी आती है और इंडिया में इंस्पेक्शन करती है, और जैसे इंस्पेक्शन हुआ तो इनको एक फॉर्म मिलता है जिसका नाम है फॉर्म 483, कि भाई हमने ये 6, 7, 10 ऑब्जर्वेशन देखे हैं और आप क्या करो, इनको क्लियर करो। और जैसे ही मार्केट में खबर आती है कि फॉर्म 483 मिला, तो स्टॉक जिस भी कंपनी का था वो सीधा एक ही दिन में 10-12% गिरने से चूकता नहीं। अब आप खुद ही सोचो, प्लांट में इंस्पेक्शन होने वाला है, ये चीज आपको मुझे पहले पता चलेगी कि प्लांट हेड और कंपनी वालों को पहले पता चलेगी? और अगर समझ लीजिए हम एक फंड मैनेजर है बहुत बड़े लेवल के, तो ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन तो वो कैरी करते होंगे ना, क्योंकि इसी का ही तो पूरा पैसा है, इंफॉर्मेशन का ही तो पूरा खेल है। तो जो चीज हमें अभी पता चल रही है वो अंदर बहुत पहले आ चुकी है। कायदे से होना नहीं चाहिए लेकिन होता ही है। एक्चुअल में ये सब इंफॉर्मेशन कहीं पे भी जानी नहीं चाहिए, लेकिन होगी ना, ये तो नेचुरल है। तो ये सब चीज क्या करेगी, आपको रॉन्ग फुट पे रखेगी हमेशा। रॉन्ग फुट का मतलब है आपको बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ, स्टॉक पहले गिर जाएगा और आप सपोर्ट ढूंढ के बैठे थे और वो सपोर्ट से गिर गया। तो मैं फंसा था लुपिन में, 1150 के आसपास मेरी बाइंग थी और वो स्टॉक लगभग 800 रुपये आ गया था, 800 850। तो मैंने उसको 10-50 पे निकाल दिया था, क्योंकि उस समय पता चल गया था कि भाई क्या हुआ है। और फिर वो अल्टीमेटली 700-720 के भाव पे आया और बहुत साल वहीं पे रहा। तो हम फंस जाएंगे ना। अब हम बोलेंगे सन फार्मा बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, लेकिन आपको उसके कुछ फैक्टर्स ही नहीं पता। तो फार्मा में प्रॉब्लम क्या है, दवाइयाँ कौन से प्रकार की है, जेनरिक है, पेटेंट में है, पेटेंट कब लैप्स हो रहा है, एपीआईज बनाते यानी कि कंपोजिशन, या दवाई बनाते, वो भी कौन सी सेगमेंट में बना रहे हैं, क्रिटिकल सेगमेंट है, जैसे शेड्यूल एच ड्रग होता है ना, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना मिले ऐसा वाला ड्रग, क्रिटिकल इलनेस के ड्रग्स बड़े महंगे होते हैं। तो ये दवाई बना रही है, अपने को कुछ पता ही नहीं है। आज तक क्या आपने कभी किसी दवाई को खरीदते वक्त देखा है क्या कि कौन सी कंपनी की बनी है, ल्यूपिन की है कि सन फार्मा की, कि फलाना की, कि ढमकाना की? नहीं पता ना अपने को। तो आपको तो वैसे भी ब्रांड नहीं पता दवाइयों के, तो हम लोग क्या प्राइस को देख के एनालाइज करेंगे बताइए? खत्म हो गए ना आप वहीं पे। सो लेट अस नॉट एनालाइज बिजनेस विच आर कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर। तो वो सेक्टर के ऊपर जो फैक्टर्स है वो आप पहले समझ लीजिए। फिर सेक्टर के नीचे आती है कंपनी। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 4 दुकानें एक ही प्रकार का धंधा कर रही है, जैसे जूते बेच रहे हैं, तो चारों की दुकानों की सेल सेम थोड़ी रहेगी। भले ही उनका सप्लायर एक है, ग्राहक आने वाला एक ही है, क्योंकि बाजार में तो एक ही बैठे हैं वो, लेकिन फिर भी धंधा अलग अलग होगा, प्रॉफिट अलग होगा। किसी के ऊपर उधार ज्यादा है, किसी की मैनेजमेंट में कोई इश्यू है, हो सकता है ना, किसी की आफ्टर सेल सर्विसेज ही नहीं है। तो पॉइंट क्या है, कंपनी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है आपकी एनालिसिस। तो क्या फैक्टर्स है जो कंपनी को इंपैक्ट करेंगे? तो सबसे पहले मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ, जैसे मैनेजमेंट ने धांधली कर दिया और स्टॉक नीचे गिर गया, तो आप बिल्कुल वहां पे बाय करने का सोचिए मत, क्योंकि अब सब लोग खाली कर देंगे उस स्टॉक को, इंस्टीट्यूशंस। जैसे डीएचएफएल में एक केस हुआ था, वाधवांस का आपको पता ही है ना। तो डीएचएफएल एक ही दिन में 600 रुपये से 300 आ गया था। अब जिसको पता ही नहीं है, यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आया, तो उसने तो 300 को भी बहुत अच्छा सपोर्ट देखा होगा। इनफैक्ट ड्यूरिंग द मार्केट जब वो 600 का 500 आया होगा, तभी भी तो लोगों ने बाई किया होगा ना। 500 क्या, 450, 500, 450, 400 सब जगह पे बाइंग की होगी। अब 300 पे आ गया, लोगों को लगा यार ये तो आधा हो गया, बाई कर लो। तो ये सही अप्रोच थी क्या? लेकिन अगर आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि वो नीचे क्यों आया, तो फिर आप तो अटक गए। तो नेचुरली आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी।
सो स्पेसिफिकली स्कैम्स जब होते हैं तो जब स्टॉक गिरता है तो उसमें आप हाथ मत डालिए। तो पीसी ज्वेलर्स का केस हो गया था, डीएचएफएल का हुआ था, यस बैंक का हुआ था, इजंट इट। इसीलिए मेरे लिए पर्टिकुलरली वो स्टॉक्स कोई काम के नहीं है जहां पे कोई ना कोई स्कैम हुआ पड़ा है, डिलिबरेटली या नॉन डिलिबरेटली, इट डजेंट मैटर। जैसे पीएनबी इज अ बिग नो नो फॉर मी, क्योंकि एक ब्रांच मैनेजर की गलती से, अब एक नहीं, वहां पे होंगे बहुत सारे, लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस हुआ ना कंपनी को। आईसीआईसीआई फॉर मी इज अ नो गो, क्योंकि टॉप लेवल पे धांधली हुई थी, इजंट इट। तो जहां पे भी गड़बड़ी हुई है टॉप लेवल पे, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया है। तो आप वहां पे एनालिसिस मत करिए, क्योंकि वो डेटा ही ट्रू नहीं है अभी, वहां पे गड़बड़ होगी ना। तो जब सोर्स पे गड़बड़ होगी तो आप डेटा पे विश्वास क्या करेंगे। तो स्पेसिफिकली इन कंपनी आईसी मैनेजमेंट, इसलिए वो बिजनेस जहां पे फैमिली बिजनेस है और वो स्प्लिट हो रहा है, बहुत गड़बड़ क्रिएट करता है। तो इंडसइंड बैंक इसी में फंसा था। हिंदुजा ग्रुप यूके, उनके खुद के कंपनीज, अशोक लीलैंड भी उनका है, इंडसइंड भी उनका है। इंडसइंड हुआ फैमिली डिस्प्यूट में फंसा हुआ, तो उनकी बैंकिंग, एक बैंक था उनका जिसको फैमिली के बीच में ही थोड़ा फ्रिक्शन हुआ, एक विल थी, मुंह बोली विल, जिसको नहीं माना उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन ने, तो नेचुरली फ्रिक्शन हो गया, तो जो बैंक था उसके ऊपर इम्पैक्ट आया। तो इंडिया में जो जैसे इंडसइंड बैंक है इनका, उसके ऊपर इम्पैक्ट आया। तो स्टॉक देखो 2000 के लेवल से कहाँ चले गया नीचे, 300 350 रुपये पे आ गया था। आज अगेन 1000 रुपये के आसपास है, लेकिन ये फैक्टर की वजह से नीचे गिरा ना। तो यू शुड वेरी वेल नो कि ऐसे धंधे बहुत वनरेबल होते हैं जहाँ पे फैमिली होल्डिंग है, और फैमिली में भाई बच्चे बड़े हो गए और बच्चों को फिर अभी बंटवारा कर रहे हैं। सेम हीरो मोटर कॉर्प में हुआ था मुंजल्स में। तो हीरो मोटर कॉर्प बोला कि भाई हम मतलब ऑफकोर्स फैमिली में डिस्प्यूट हुआ, अलग अलग हो गए, तो एक पार्ट ने ले लिया आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ग्रीन वाला बिजनेस, और एक ने ले लिया पेट्रोल कंबशन इंजन वाला। अब जो करेंटली हीरो मोटर को आप शेयर देख रहे हैं, दे आर इनटू पेट्रोल वाला बाइक्स नो, सो दे वांटेड टू एंटर इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अगली पार्टी ने इनके ऊपर केस कर दिया कि भाई आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब धंधे का बंटवारा हुआ था तो स्पेसिफिकली हमने उसके राइट्स लिए हुए थे। अब वो डिस्प्यूट में चले गया। अब आप बताओ, हीरो मोटर कॉर्प सपोर्ट पे दिख रहा, लेंगे क्या? एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि क्या चल रहा है गड़बड़ी। सो दैट इज द केस वेर इन यू फील कि यार यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत है, तो बच के रहो। तो ये हो गया कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स, जिसमें मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा फैक्टर है। बाकी सेल्स, ओपीएम, ये तो सब आपको पता ही है, ये तो आंकड़े हैं, वो तो बिजनेस के हिसाब से चेंज होते हैं, बट मैनेजमेंट इज द क्रूशियल पार्ट, राइट। तो देखिए, समिंग इट अप, सबसे ऊपर ग्लोबल, फिर रीजनल, कंट्री, सेक्टर, कंपनी, ये फ्लो है आपका, इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम फ्लो। अब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ना अपने ट्रेडिंग करियर की, अब तकलीफ ये है कि आप इतना सारा कुछ पढ़ भी पाएंगे क्या? आंसर इज नो। तो सबसे पहले वो फल तोड़िए जो पेड़ में नीचे की टहनियों पे लगा हुआ है। तो स्टॉक मार्केट में ऐसे कौन से सेक्टर या ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे फैक्टर्स अप्लाई नहीं होते बहुत ज्यादा? तो उनमें सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है एफएमसीजी, क्योंकि एफएमसीजी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता चीजों से, क्योंकि वो रोज की चीजें बेचते हैं मोटा मोटा, और डायरेक्टली बिजनेस टू क्लाइंट मॉडल पे काम करते हैं, B2C मॉडल पे, राइट। उनको फर्क पड़ता है अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो, जैसे अभी बढ़ रहा है, या फिर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए तो, इजंट इट। क्रूड ऑयल बढ़ जाए तो उनके फ्रेट चार्जेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो लोग कम खरीदेंगे, और आपकी रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ जाए तो नेचुरली ओपीएम कम हो जाता है। लेकिन इनके पास तरीके होते हैं इसको मैनेज करने के। तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी प्राइस बढ़ा देंगे, ठीक है, इनके पास प्राइस इलास्टिसिटी बहुत होती है। बट आपको एटलीस्ट धंधा तो समझ में आएगा ना कि भाई ब्रिटानिया क्या करता है, तो बिस्किट बनाता है और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एशियन पेंट क्या करता है, भाई पेंट बनाता है, तो नेचुरली क्रूड ऑयल उसका एक रॉ मटेरियल हो गया, फैक्टर वो हो गया ना। बाकी क्या है फैक्टर्स?
बट मोटा मोटा अभी आपको स्टार्ट करना है अपना करियर ट्रेडिंग में, तो कहाँ पे रहना चाहिए आपने? एफएमसीजी में। इसके साथ साथ बैंकिंग स्टॉक्स देख लो, तो बैंकिंग में मैंने आपको दो ही बताए हैं, एचडीएफसी और कोटक, और इसमें एक आधा बजाज फाइनेंस ऐड कर लो, राइट, और एक आधा एएमसी आपको लगा तो एचडीएफसी एएमसी देख लो। हो गए ना आपके 3-4 स्टॉक, इससे ज्यादा स्टॉक्स में भी मत जाइए। और एक लास्ट सेक्टर है आईटी, क्योंकि जो अभी नेक्स्ट बिग चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रहा है। तो आईटी में आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो ये अभी पूरे के पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेगा, और नेचुरली ये ग्रो भी वैसे ही कर रहे हैं। तो 3 सेक्टर है मेरे हिसाब से, आपने स्टार्ट करना चाहिए उसमें, एफएमसीजी, आईटी, बैंक्स, और तीनों में कंपनी कैसे सेलेक्ट करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। और फोर्थ होता है इंडेक्स, क्योंकि उसमें हम डेरिवेटिव में ट्रेड कर लेते हैं, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी इज द मेन फॉर ऑप्शंस, और निफ्टी 50 इज गुड फॉर फ्यूचर्स। साउंड्स गुड? कोई डाउट है क्या गाइज यहाँ पे? तो यहाँ पे हम हमारा फैक्टर एनालिसिस का जो टॉपिक है उसको हम लोग अभी खत्म कर रहे हैं। ये बेसिकली एक जनरल नॉलेज का टॉपिक है, आपको बस फ्लोटिंग बेसिस पे ये नॉलेज अपनी एक्वायर करनी है। आज जाके गूगल नहीं करना है कि रेपो रेट क्या होता है, इट विल नॉट हेल्प। क्या करिए, कभी आपने एक आर्टिकल पढ़ा और उसमें आया रेपो रेट मे बी इंक्रीज्ड बाय 25 बीपीएस पॉइंट्स, अब आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि बीपीएस क्या होता है, तो उस समय गूगल करिए। इन्फ्लेशन का नंबर आया, उस समय करिए कि सीपीआई क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट अगर आ गया, उस समय करिए। तो क्या होगा, धीरे धीरे आप नॉलेज एक्वायर करेंगे और आप एक टाइम के बाद सैचुरेटेड लेवल पे आ जाएंगे कि आपको टर्म्स तो समझ में आ गए, अब जैसे जैसे वो आंकड़े आ रहे हैं वैसे वैसे उनका इंपैक्ट आपको फील होना शुरू हो जाएगा, और फिर आप मार्केट को भापना शुरू करेंगे। साउंड्स गुड? So this is known as factor analysis, guys, a very important topic which you should keep in your analysis, right? So this is the end of factor analysis.